हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज हम लोग देखेंगे साइंस का चैप्टर दहन और ज्वाला, कंबशन एंड फ्लेम। तो आइए देखते क्या है। देखिए, इसमें दहन यानी हम जब चीज़ों को जलाते हैं तो किस तरह से वो चीज़ें जो हैं जलने पे रिएक्ट करती हैं। जैसे रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है वो दहन कहलाता है। तो ये दहन की डेफिनेशन है। दहन क्या है कि एक सबसे पहली बात तो दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया कैसे है? क्योंकि उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, है ना। जैसे अब कागज़ है, वो कागज़ जब जल जाता है तो फिर वो राख बन जाता है। तो राख और जो कागज़ है उन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है? चेंज है। तो क्या है, ये जलना जो है वो एक रासायनिक पदार्थ है जिसमें कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है पदार्थ की और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जलने में किससे अभिक्रिया होती है पदार्थ की? ऑक्सीजन से। ये क्या है? दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह कहलाता है, और जो पदार्थ है जिसको जलाया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? दाह पदार्थ कहते हैं। इसे ईंधन भी कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग जो है अपने डेली लाइफ में उसे क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। कहते नहीं है कि जैसे हमें आग जलानी है तो फिर ईंधन ले आओ उसको जलाने के लिए, तो नॉर्मल भाषा में हम उसे ईंधन कहते हैं। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। अगर ईंधन की बात करें तो ईंधन ठोस भी हो सकता है, द्रव्य भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जैसे ठोस क्या हो गया? जैसे कोयला हो गया हमारा। द्रव्य में क्या हो गया? जैसे हम मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा गैस भी हो सकता है। तो अभी हमें क्या बात बोलेगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब दहन होता है तो वहाँ पर ज्वाला भी उत्पन्न होती है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ज्वाला जो है वो उत्पन्न हो, कभी कभी ये सिचुएशन होती है। मैग्नीशियम दहन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होती है। इसका एग्जाम्पल एक है कि ज्वाला का, कि मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, दहन हो रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। यानी ऊष्मा तो निकलती ही है, साथ में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है और प्रकाश देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अब दहन के लिए वायु आवश्यक है क्योंकि दहन की डेफिनेशन ही आपने पढ़ी कि वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ क्या है? ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है, दहन कहलाता है। तो दहन के लिए वायु बहुत ज़रूरी है। अगर वायु उस स्थान पे नहीं है तो दहन जो है वो होगा ही नहीं। भोजन हमारे शरीर के लिए ईंधन है। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। अगर देखिए आपने अपने हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें क्या होता है? हमारा खाना भी क्या है? खाना हमारे लिए ईंधन की तरह है। क्योंकि हमारा खाना जब हम खाते हैं तो हमारे ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में उससे रिएक्शन करता है, विक्रिया करता है और क्या करता है? वो अपघटित होता है और ऊष्मा यानी हमें एनर्जी देता है ना, ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ये भी अगर आता है उदाहरण जो है कि ये क्या दहन की अभिक्रिया है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये गलत ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। अब वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। विभिन्न पदार्थ जो होते हैं वो विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग पदार्थ, जैसे लकड़ी हो गई, लकड़ी को आप जलाते तो उसको जलाने में टाइम लगता है। क्यों जलने में टाइम लगता है? क्योंकि उसका हो सकता है ज्वलन ताप जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है जो हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं उससे। या जैसे कागज़ है, कागज़ कैसे फट से जल जाता है ना, तो उसका ज्वलन ताप कैसे कम है। तो अलग अलग पदार्थों का जो ज्वलन ताप होता है वो कैसा होता है? अलग होता है। ज्वलन ताप क्या होता है? ही कोई पदार्थ जिस ताप पर जलना शुरू होता है, यानी जितना टेम्परेचर हम उसे दें, जब वो गर्म हो जाए उतना टेम्परेचर उसका बढ़ जाए, तो वो टेम्परेचर जहाँ पे वो जलना शुरू हो जाए वो कहलाता है उसका ज्वलन ताप। जैसे गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पे कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। तो इसका क्या मतलब है? जैसे कागज़, उसका ज्वलन ताप कम है। जो सूखी घास होती है उसका भी ज्वलन ताप इतना मतलब होता है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो सिर्फ सूर्य के प्रकाश से ही वो क्या है? जलने लगते हैं, उनमें आग लग जाती है। और फिर जब घास से आग लग जाती है, घासों से फिर पेड़ों में, और पूरा जंगल जो है वो जलने लगता है। उनके ज्वलन ताप तक क्यों जलने लगता है? क्योंकि जो वो पदार्थ है जैसे घास है तो उसका ज्वलन ताप तक वो टेम्परेचर जो है वो पहुंच जाता है, तो वो आग पकड़ लेते हैं। इसी तरह से अगर हम माचिस की बात करें, माचिस आप सब लोगों ने देखी होगी। माचिस का निर्माण कैसे, क्या इतिहास है उसका? तो जैसे माचिस है, अगर रूम टेम्परेचर पे आपके घर में रखी रहती है ऐसे नॉर्मली,
तो क्या वो जलने लगती है? नहीं जलती। क्यों नहीं जलती है? क्योंकि वहाँ का जो आपके घर का रूम टेम्परेचर है वो उतना नहीं है कि उसके ज्वलन ताप के जितना नहीं है, इसलिए वो जलती नहीं है। तो माचिस देखिए, सबसे पहले जो माचिस बनाई गई थी वो 5000 वर्ष पहले बनाई गई थी। मिस्र में उन्होंने क्या किया कि गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े को माचिस की तरह उपयोग किया। फिर क्या हुआ? फिर आधुनिक माचिस बनाई गई। उसके लिए क्या किया गया? एंटीमनी ट्राइसल्फेट, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था। ठीक है, तो आपको जितने भी प्रोडक्ट इसमें इस्तेमाल किए गए थे उनके नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब इसे किसी खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण, यानी घर्षण होता था जब आप खुरदरी सतह पर किसी को रगड़ते तो क्या होता है? घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। तो उसकी ऊष्मा के कारण, और जब फ्रिक्शन होता है तो वहाँ पे क्या टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे आप अपने हाथ पे अपना हाथ ऐसे रगड़ते रहोगे तो क्या होता है? उसमें घर्षण की वजह से ऊष्मा आ जाती है ना, गर्म हो जाता है ना वो स्थान। तो वैसा ही होता था कि जब इस तीली को किसी खुरदरी सतह पे रगड़ा जाता था तो घर्षण के कारण, ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो जाता था। अब इस पे क्या हमने श्वेत फास्फोरस लगाया था, तो इतना घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती होगी कि जो श्वेत फास्फोरस है उसका ज्वलन ताप तक वो गर्म हो जाता होगा और फिर वो प्रज्वलित हो जाता है, यानी जल जाता था। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये था कि इसमें जो श्वेत फास्फोरस यूज़ किया जाता था वो काफ़ी खतरनाक था, उद्योगों के लिए भी और इंसानों के लिए भी। तो फिर क्या किया? उसको श्वेत फास्फोरस को रिप्लेस किया गया। तो आजकल जो हम माचिस यूज़ करते हैं उसमें केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। रगड़ने वाली सतह पर चूड़ित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाता है, यानी कि तीली में तो नहीं लगा होता, लेकिन जो मैच बॉक्स होता है उसके साइड में जहाँ पे हम रगड़ते हैं वहाँ पे क्या लगा होता है? थोड़ा सा चूड़ित कांच लगा होता है और लाल फास्फोरस लगा होता है। सफ़ेद नहीं बल्कि लाल फास्फोरस लगा होता है, जो कि कम खतरनाक होता है। तो जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होता है? लाल फास्फोरस श्वेत में परिवर्तित हो जाता है और फिर वो तुरंत ही क्या है? जलने लगता है। कैसे? ये तुरंत सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट, क्योंकि माचिस की जो तीली है उसमें क्या लगा हुआ है? पोटेशियम क्लोरेट लगा हुआ है। तो वो जो श्वेत फास्फोरस होता है वो पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर लेता है और जिससे फिर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। तो फिर यहाँ पे क्या जल रहा है? इस वाली जो हमारी जो नई आजकल जो हम तीली इस्तेमाल करते हैं माचिस, उसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन जो होता है वो शुरू हो जाता है और वो हमारे लिए हानिकारक नहीं है। ठीक है, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे अब कुछ पदार्थ जो होते हैं वो तुरंत से आग पकड़ लेते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी। तो वो पदार्थ कैसे? ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल है पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, द्रवित पेट्रोलियम गैस हो गई, यानी एलपीजी। आप देखोगे सिलेंडर में एकदम से आग लग जाती है, या पेट्रोल डीजल ये सब हो गया। तो ये सब क्या है? ये ज्वलनशील पदार्थ हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जल। जल जो है वो ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है और जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। अब जल क्या है? जल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आग बुझाने के लिए। अगर आपके घर में कहीं भी आग लगी है आपके सामने, तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है उसको बुझाने के लिए? जल, है ना। तो जल जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आग को बुझाने के लिए। क्यों? क्योंकि जल क्या, जैसे ही आप उस वस्तु पर जल डालोगे उसका जो ज्वलन ताप है वो कम हो जाएगा और अगर ज्वलन ताप कम हो गया तो वो आग जो जलना है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि कोई वस्तु अपने ज्वलन ताप पर ही जलती है ना। तो ये ज्वलन ताप को कम कर देता है। जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। इसके अलावा क्या है कि जलने के लिए वायु की बहुत आवश्यकता है। वायु यानी ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो जब हम पानी डालते हैं तो भाप, पानी जलता है और भाप उत्पन्न करता है। तो वो भाप क्या होती है? जो भी पदार्थ जल रहा है उसके चारों तरफ उसको घेर लेती है, एक तरह से जैसे कंबल से घेर लिया किसी चीज़ को। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या, उस पदार्थ तक वायु नहीं पहुंचती, यानी ऑक्सीजन पहुंचती ही नहीं है, तो जिसकी वजह से आग जो है वो बुझ जाती है। आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। तो अभी तक जो आपने पढ़ा तो उसमें क्या देखा कि आग उत्पन्न यानी दहन करने के लिए 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले तो ईंधन, यानी कि हमारा दाह पदार्थ जिसको हमें जलाना है। दूसरी बात है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन से ही वो पदार्थ क्रिया करेगा फिर दहन होगा। और तीसरा है ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा गर्मी की, मतलब वो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर तक पहुँचे जहाँ पर वो जलने लगता है, यानी उसका ज्वलन ताप कह सकते हो आप। ठीक है,
उसके बाद तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि कौन कौन सी 3 चीज़ें जो हैं वो आग लगाने के लिए या दहन के लिए आवश्यक है। इनमें से एक या अधिक आवश्यकता को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। अब अगर आपको आग बुझानी है तो क्योंकि ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उन तीनों में से जिस भी चीज़ को हटा दोगे, एक भी चीज़ को, तो वहाँ पे जो है आग बुझ जाएगी। जैसे हमने क्या किया, अगर हम पानी डाल देते तो उसका ज्वलन ताप कम हो जाता है तो आग बुझ जाती है। अगर हम किसी कहीं पे आग लगी तो जैसे सिलेंडर होता है, वहाँ पे हम क्या कंबल बोल देते हैं कि कंबल उस पर डाल दो, तो कंबल डालने से क्या हो गया कि वहाँ पे अब उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है, तो फिर आग बुझ जाएगी। ठीक है। या हम अब बहुत कम केसेस होता है जिसमें हम ईंधन को ही हटा पाएँ, तो सबसे डिफ़िकल्ट है ईंधन को हटाना, इसलिए ये दोनों जो मेथड हैं इन दोनों को ज़्यादा यूज़ किया जाता है आग को बुझाने के लिए। क्योंकि ईंधन क्या हो गया, जैसे मान लिया किसी बिल्डिंग में या सिलेंडर को, आप सिलेंडर तो हटा ही नहीं सकते, है ना, या बिल्डिंग को हटा नहीं सकते हो आप, तो ये क्या है कि इनमें से एक चीज़ को हटा दोगे आप तो आग बंद हो जाएगी। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, अग्निशामक जो कि आग को बुझा सके। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में, अब जो पेट्रोल है कैसा है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। इसके अलावा विद्युत उपकरण जो होते हैं उनमें अगर आग लग जाती है तो उसमें बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक माना जाता है। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर क्वेश्चन कभी भी आता है कि विद्युत उपकरण और पेट्रोल को बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए हम जल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। भले ही जल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित अग्निशामक है, सबसे ज़्यादा हम उसी को यूज़ करते हैं, लेकिन हम विद्युत उपकरण या पेट्रोल जैसे ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं, या पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया या केरोसिन, उनसे जो आग लग रही है उसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो विद्युत उपकरण में विद्युत है, तो जल क्या है, वो उससे रिएक्शन कर सकता है। ठीक है। क्योंकि जल क्या होता है, जल में भी क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो फिर वो क्या है, वो भी जल जो है वो सुचालक हो सकता है, इसलिए जल का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा विद्युत उपकरण में, और विद्युत उपकरण भी ख़राब हो जाएंगे। पेट्रोल क्या है, क्योंकि पेट्रोल की डेंसिटी जो है वो जल की डेंसिटी से कम होती है, तो वो तो पानी पे ऊपर तैर के आ जाएगा और जलता रहेगा, बुझेगा ही नहीं। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता इनके लिए हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए का इस्तेमाल, ये सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण, अब ये क्या है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से भारी होता है कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है। समझ रहे हो आप कि आग लगी है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन से भारी है। एक पॉइंट तो आपको ये पता चला। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो जितनी भी उस एरिया में ऑक्सीजन है उसको चारों तरफ से कवर कर ले रहा है एक कंबल की तरह। अब उसने क्या है, कवर कर लिया, तो उसकी वजह से जो आपका पदार्थ था वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं पाती। ठीक है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संबंध टूट जाता है और आग जो है वो बुझ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड से विद्युत उपकरण को कोई हानि नहीं पहुंचती है। ठीक है। तो विद्युत उपकरण पे अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो उससे उस उपकरण पे कोई हानि नहीं पहुंचेगी और आपकी आग जो है वो भी बुझ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरा जा सकता है। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कैसे करोगे, तो उसके लिए आपने देखा होगा कि सिलेंडर होते हैं रेड कलर के, आपने देखा होगा आग बुझाने के लिए। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर संपीड़ित कर दिया जाता है, यानी कंप्रेस कर दिया जाता है और लिक्विड में चेंज करके उसमें भर दिया जाता है, ताकि घर में कहीं आग लगे तो उस पर तुरंत डाल दिया जाए। कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करने का दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायन के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। ठीक है। अब आपके घर में अगर छोटी सी जगह पे कहीं आग लगी है, तो अगर आपके घर में जैसे बेकिंग सोडा नॉर्मली लोगों के घर में होता ही है, या पोटेशियम कार्बोनेट, इन पाउडर्स का भी आप अधिक मात्रा में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो पाउडर होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं। ठीक है। इनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो वो क्या करेगी, वो आग को बुझा देगी। समझिए। तो ये तो था दहन की दहन होता कैसे है। ठीक है। और दहन को हम बुझा कैसे दे सकते हैं। अब है नेक्स्ट कि दहन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंबशन। दहन कितने प्रकार का होता है। गैस स्टोव की गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। तो देखिए, दहन जो होते हैं वो 3 तरह का होता है। एक तो होता है तीव्र दहन जो एकदम से जलने लगे। ठीक है। और एक होता है स्वतः दहन, ये अपने आप अपने आप से ही जलने लगे कोई चीज़, हमें उस पर आग लगाने की ज़रूरत ना पड़े। समझ रहे हो। और एक होता है विस्फोट। तो 3 तरह का दहन होता है। सबसे पहला जो तीव्र दहन कौन सा होता है कि जो एकदम से जलने लगता है, जैसे कि हमारी
गैस जो होती है, हम जो घर में यूज़ करते हैं स्टोव, उसमें आप देखते हो कि जैसे ही आप लाइटर की छोटी सी चिंगारी जलाते हो और वो जो है एकदम से जलने लगता है, ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है और प्रकाश उत्पन्न होने तो इस प्रकार का जो दहन है वो तीव्र दहन कहलाता है। इसके अलावा अगर हम स्वतः दहन की बात करें तो इस प्रकार का दहन जिसमें कोई पदार्थ जो है बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है यानी जलने लगता है, वो स्वतः दहन कहलाता है। जैसे कि फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्या होता है, उसको कमरे में हम अगर ऐसे खाली रख देंगे तो वो कमरे का जो ताप होता है उसमें ही वायु से रिएक्शन कर लेता है और जलने लगता है। इससे हमने पहले के चैप्टर्स में मैंने आपको बताया भी था कि फॉस्फोरस को इसीलिए क्या है पानी में जल में रखा जाता है, क्योंकि वो क्या है कि रूम टेम्परेचर पर ही वायु से रिएक्शन कर लेता है और जलने लगता है। तो ये क्या है, क्योंकि खुद से ही जलने लगता है इसलिए ये स्वतः दहन करता है। देखिए अब एक और एग्जाम्पल है उसका कि कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। तो कोयला जो है तो उसकी जो कोयले की जो धूल होती है वो भी कैसी होती है, स्वतः जलने लगती है, यानी ये भी स्वतः दहन का एक एग्जाम्पल है। इसलिए कई बार क्या होता है उसकी जो खान होती है उसमें आग लग जाती है। ठीक है, अब हम तीसरा जो है जैसे कि विस्फोट, जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है और इस प्रकार की अभिक्रिया जो है वो विस्फोट या एक्सप्लोजन कहलाती है। तो एक्सप्लोजन क्या है कि जब जैसे कि आप पटाखों में देखते हो कि जैसे वो उसको जलाते हैं, एक पटाखे में जैसे हम आग लगाते हैं तो एकदम से अभिक्रिया होती है और ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, तो वो होता है हमारा विस्फोट। और ज़ोर से आवाज़ भी आती है ना, ध्वनि भी निकलती है ज़ोर से, तो वो विस्फोट होता है। तो इस तरह से क्या है, हमारा दहन 3 तरह के होते हैं। एक हो गया हमारा तीव्र दहन जो कि जल्दी से एकदम से हो जाता है, एक स्वतः दहन और एक विस्फोट। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा ज्वाला। देखिए इस चैप्टर का नाम क्या था, दहन और ज्वाला। तो दहन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं ज्वाला के बारे में। तो ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाती हूँ, इसके आगे का, और हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वीडियो फिर लंबे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।